मैं मॉडल सिग्नल आ रहा है तो ठीक है। देखिए ऐसा है कि आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ, सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी बात हो गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी सारे वीडियो इसके अंदर हैं। जिन लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया है वो ऑनलाइन एक बार देख लें। इसके बाद सीधे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट बात है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को खूब ध्यान से सुनिए और एक ही बार में समझ जाइए। सबसे पहली बात ये है कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक apparatus है, एक डिवाइस है, एक बात को ध्यान से सुनिए, जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि जब वोल्टमीटर आपके पास था ही तो आपने पोटेंशियोमीटर क्यों लाए, आप पोटेंशियोमीटर क्यों लाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए लाए क्योंकि वोल्टमीटर कितना भी सही हो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस उसका होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होता है। करंट ड्रॉ कर जब कोई ईएमएफ मेजर करता है सेल का या पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच मेजर करता है तो कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो अभी मैं उसका पूरा कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, वर्किंग बता रहा हूँ, कैसे कैसे वो मतलब किन किन यूजेस में आता है वो सारी बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिगर मैंने पहले से बनवा लिया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं होता है, पोटेंशियोमीटर का वैरायड यूज होता है। एक काम तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, दूसरा काम सेल का ईएमएफ निकालना, दोनों एक ही बात है करीब करीब, ठीक है ना। फिर दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना। मैंने चार फिगर बना के दिखाए हैं, इससे मैं समझाऊंगा कैसे पोटेंशियोमीटर जो है दो सेल्स के बीच के ईएमएफ को क्या करता है, कंपेयर करता है। फिर उसका तीसरा पोटेंशियोमीटर का काम है कि किसी भी सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। कोई सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये काम भी पोटेंशियोमीटर करता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको इस फिगर से करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक और काम पोटेंशियोमीटर करता है कि दो रेजिस्टेंसेस को की वैल्यू निकालता है, उनको कंपेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर किसी सर्किट में से करंट क्या जा रही है ये भी मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर करता है, ये सारे काम भी करता है, ठीक है ना। एक वोल्टमीटर से अगर पोटेंशियोमीटर को कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाए तो कुछ पॉइंट्स जो मैं अभी ऐसे बता दे रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स अगर मिस करेंगे तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये है कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और उसका कोई ना कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ये पहला फर्क हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। यस सर। हाँ ध्यान से देखिए, एकदम अलर्ट होकर देखिए मेरे, एक ही बार में सीख जाइए। क्लास तो बहुत कर रहे हैं, क्लास तो 1.5 साल से कर रहे हैं ना। अभी जितनी सीटिंग मारी है उसमें आउटपुट निकले। इस क्लास के बाद आप जाएं तो पोटेंशियोमीटर आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, वीडियो देखने के बाद फाइनल तो कुछ हो पाएगा। इस तरह से स्टडी करेंगे तो 6 घंटे की स्टडी बहुत इफेक्टिव, मतलब आप इस आधे घंटे में क्या सीखे, पोटेंशियोमीटर सीखे। इस तरह से बातें अगर आप अपने आप से करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है ना। तो इसके बाद सिर्फ एक बात बचनी चाहिए, वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखिए और आपकी पोटेंशियोमीटर प्रिपेयर हो जाए। फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर कोई किताब मत देखिए, किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ कई किताबों को मिला के इतनी बातें आएंगी, ठीक है ना, एसेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, और उसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट रहता है, एक बात, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर जो होता है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, और वोल्टमीटर जो है उसमें कुछ ना कुछ नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, नल या जीरो, और वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तीसरी बात, वोल्टमीटर से केवल दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर से ना केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बल्कि दो सेल का ईएमएफ भी कंपेयर करते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या करते हैं कि दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भी निकालते हैं और सर्किट में फ्लो करने वाली करंट निकालते हैं। वैरायड यूज होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर की हमको जरूरत है। अब पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह की बातें होती हैं, और फिर आपको चारों यूजर्स में चारों डायग्राम्स हैं जो डायग्राम बोर्ड पे बने हुए हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4। एक एक डायग्राम से चारों यूजर्स को मैं बढ़िया समझा दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो, और उसके बाद आप सीधे सवाल लगाइएगा, कोई बात आपको दिक्कत नहीं आएगी।
है ना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन? जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कुछ भी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर थोड़ा भी डिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लगा रहता है उसमें से कुछ भी करंट नहीं फ्लो। पोटेंशियोमीटर हाँ, पोटेंशियोमीटर में जो होता है उसमें कुछ भी करंट नहीं फ्लो करती है। बात समझ में आ गई? इतनी बात। अब पोटेंशियोमीटर का आप मोटा मोटा वो देख लीजिए क्या कहते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए सब में कंस्ट्रक्शन दिखाया है, सब सारे डायग्राम्स में कंस्ट्रक्शन दिखाया है। ये ऊपर का जो दिखाया है ये और ये, इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट। इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। और प्राइमरी सर्किट में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। सेकेंडरी में आप कुछ भी लगाइए, सेल लगा लीजिए, रेजिस्टेंस लगा लीजिए, वायर का सेगमेंट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, प्राइमरी सर्किट जैसी होती है वैसी रहती है पोटेंशियोमीटर की। उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो और प्राइमरी सर्किट की मदद से ही हम सेकेंडरी सर्किट में डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट बातों को निकालते हैं। वो हम बताएंगे डायग्राम से कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट को खूब बढ़िया समझ लीजिए। ये देखिए, ये इतना प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये इतना प्राइमरी सर्किट है, ये इतना प्राइमरी सर्किट है। बात समझ में 5 फिगर थे ना। ये इसकी मदद से तो आप रेजिस्टेंस, इसकी मदद से आप कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकालेंगे। ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी सर्किट है। और ये वो अरेंजमेंट है जब आप इसमें फ्लो करने वाली करंट को निकालेंगे, ठीक है ना। इस केस में ये प्राइमरी है, प्राइमरी सबका साफ दिख रहा है ऊपर चारों डायग्राम का। ये प्राइमरी इधर, ये प्राइमरी इधर, ये प्राइमरी इधर, ये प्राइमरी इधर, चारों दिख रहा है। इस वाले डायग्राम की मदद से हम समझाएंगे कैसे दोनों सेल्स का ईएमएफ निकालते हैं, फिर ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अभी हम समझा रहे हैं, पहले आप सर्किट का कंस्ट्रक्शन समझिए किस तरीके से क्या है, कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ में बेटा। अब इसकी मदद से हम निकालते हैं दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालते हैं, दो रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करते हैं। अभी कैसे करेंगे बताएंगे। इसमें ये प्राइमरी सबका एक जैसा है और सेकेंडरी डिफरेंट है, ठीक है ना। और इसकी मदद से एक सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका भी प्राइमरी वही है जैसा सबका है, ठीक है ना। अब आप समझिए प्राइमरी सर्किट में होता क्या है, खूब बढ़िया से समझिए। देखिए प्राइमरी सर्किट में कुछ नहीं होता है, एक यहाँ सेल या बैटरी लगी रहती है, ठीक है ना। सेल या बैटरी लगी रहती है, तगड़ी ईएमएफ की लगी रहती है, इसका ईएमएफ कुछ ज्यादा रहता है। जो यहाँ पे ईएमएफ कंपेयर करते हैं उससे ज्यादा ईएमएफ इसका रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक यहाँ पर की है, की लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो आपने ड्रॉ नहीं किया, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है ना। एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगा। और ये रोहेस्टेट है। रोहेस्टेट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, हाँ, जो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, यानी रेजिस्टेंस को वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगी। इधर देखिए, गौर से देखिए, पहले खूब बढ़िया समझिए, सब बात में है। आपको जरूरी बात चाहे लिख भी सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे एकदम फोकस करिए। इसको जब स्लाइड करेंगे, यहाँ ले आएंगे तो रेजिस्टेंस सर्किट का जीरो हो जाएगा, और इसको जब स्लाइड करके एक्सट्रीम एंड पे ले आएंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो इस पार्ट में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस रोस्टेट रखते हैं, एक तगड़ी बैटरी रखते हैं, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल या बैटरी का, ठीक है ना, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ये हमारी प्राइमरी सर्किट है जो चारों में एक ही है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम करंट इस प्राइमरी सर्किट में बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करंट क्या होगा? पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही ना करंट होगा। तो करंट क्या होगा? स्मॉल आर, मान लीजिए बैटरी एसएल का रेजिस्टेंस आर है, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, जो एक्सटर्नल उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। बात समझे बेटा? उसके बाद इस रोहेस्टेट में कितना हमने रेजिस्टेंस लगाया, RH, वो हो गया, ठीक है ना। और ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जितना पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए RP। ये टोटल करंट इस सर्किट से फ्लो कर रही है। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। इतनी टोटल करंट इस पूरी प्राइमरी सर्किट से फ्लो। E is the EMF of cell। हाँ, E is the EMF of this primary cell, ठीक है ना। वो तगड़ी सेल लगाते हैं, जिसको कंपेयर करते हैं उससे तगड़ी सेल होनी चाहिए, ठीक है ना, उससे मजबूत होनी चाहिए। तो अब इस तरीके से प्राइमरी सर्किट की करंट आ गई E बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, जितने भी रेजिस्टेंस सबको ऐड कर दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, और प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें लगा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही रोस्टेट का ही है, उसको छोड़ दीजिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका रोस्टेट का हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो गया, ये जो वायर होता है पोटेंशियोमीटर वायर उसको कहते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इतनी करंट टोटल प्राइमरी में फ्लो करती है। सेकेंडरी में हम कुछ भी लगाएं, प्राइमरी में फ्लो करने वाली करंट अनअफेक्टेड रहती है। बात समझ में आ गई? यस सर। इतनी बात समझ में आई? एकदम क्लियर है, बढ़िया से इतनी बात, छोटी छोटी बात को समझिए। फिर उसके बाद इसमें फ्लो करने वाली करंट निकाल लेते हैं। इस पार्ट का रेजिस्टेंस पता होता है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस पता होता है, तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता लग जाता है, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ
ये क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दो राय नहीं है, V इक्वल टू आई आर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि V, अगर मान लीजिए ये पूरी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ मान लीजिए L है, तो V बाई L क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ, कितना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। रो स्टेट से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी एक दी हुई वैल्यू के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स होता है। रो स्टेट से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी एक फिक्स वैल्यू के लिए, मतलब मान लीजिए किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक की बात में किसी की कोई दो राय नहीं। अरे यार प्राइमरी सर्किट सबकी एक होती है, हमने इसमें से फ्लो करने वाली करंट निकाल ली, ठीक है ना, और इस यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमको पता है, तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को इस लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब देखिए एक फर्क और वोल्टमीटर और इसका है, क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होती है जबकि वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी लो होती है। सेंसिटिविटी मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आपका जब बढ़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं और आपको बेहतर ढंग से बता रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, बात समझ में आ गई। इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप गौर से देखिए, अब हम कैसे फंक्शन करते हैं, गौर से देखिए, मैं फंक्शन कैसे कर रहा हूँ बहुत गौर से देखिए। यहाँ मैंने एक सेल लगाई और यहाँ एक दूसरी सेल लगाई, ठीक है, एक सेल यहाँ लगाई सर्किट में, आप देख रहे हैं एक सेल यहाँ लगाई। हम इस पहले वाले डायग्राम से, पहले वाले फिगर से पोटेंशियोमीटर का पहला काम कर रहे हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एकदम समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ये 1 और 2 सर्किट ज्वाइन करते हैं। जब 1 और 2 सर्किट ज्वाइन किए तो ये वाली सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई, ओपन हो गई, ये वाली सर्किट ओपन हो गई, बात समझ में आई। तो अब इसको ज्वाइन कर लिए और फिर ये स्लाइडिंग जॉकी होती है, इस स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे करते हैं, स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे करते हैं। जिस समय इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आए, यानी कोई भी करंट ना फ्लो करे, जिस समय इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आए यानी कोई भी करंट ना फ्लो करे, तब इस सेल के दोनों एंड्स के बीच, प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई सेल किसी आउटर सर्किट से कनेक्टेड है और उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो उसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस स्लाइडिंग जॉकी को, बाकी लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, जैसे इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आता है हम ये जान जाते हैं कि ये क्या कहते हैं, इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तभी तो करंट नहीं फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो नहीं फ्लो करेगा तो हम क्या करते हैं कि इसको तब तक इधर उधर स्लाइड करते हैं जब तक इसमें से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, और जब करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो हम जान जाते हैं कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बराबर है, और वही ईएमएफ ऑफ द सेल है। और इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल है, समझ में आया? कैसे ईएमएफ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम बाउंसिंग होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो स्कूल करने के बाद हम थक के भी आप लोग आते हैं, थोड़ा सा एनर्जाइज होके, थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट सो के तब आइए तो एकदम फुल बूम में रहिए, समझ रहे हैं ना? यस सर। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ये डिस्टेंस मेजर कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है इस सेल का ईएमएफ E1 मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में क्या करते हैं कि ये कनेक्शन काट देते हैं, ये कनेक्शन काट देते हैं, ये कनेक्शन काट दिया तो ये सर्किट ओपन हो गई, अब उससे मतलब नहीं रह गया। अब जोड़ देते हैं इसको, अब 2 और 3 को जोड़ देते हैं, बात समझ में आई? और जब 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो सेम प्रोसेस फिर रिपीट करते हैं, सेम प्रोसेस फिर रिपीट करते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं। तो मान लीजिए x1 लेंथ पे ये बैलेंस हुआ, मान लीजिए x1 लेंथ पे पहली सेल बैलेंस हुई, तो E1 इज इक्वल टू x1 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पहले से मेजर कर लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो फिक्स रहेगा, हमने आपको पहले बताया कि सेकेंडरी सर्किट में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, प्राइमरी सर्किट में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? क्लियर। तो पहले का E1 क्या आ गया, x1 इनटू
x इंटू मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू दिस डिस्टेंस जो हमने मेजर किया, और E2 क्या आ गया, x2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब E1 बाई E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 जब करेंगे तो ये x कट जाएगा और ये लेंथ x1 बाई लेंथ x2, और लेंथ x1 x2 हम मेजर कर लेते हैं। अरे लेंथ x1 x2 मतलब कितने पे बैलेंस हुआ, कैसे इक्वेशन कैसे बनाए हैं? देखो ऐसा है, ठीक है सर। पहले इसको स्लाइड करते हैं, मान लीजिए इस लेंथ पर ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया यानी करंट जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, तो ये लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट E1 हो गया, ये लेंथ x1 जब हम सेकंड सेल का ईएमएफ निकालते हैं, हाँ। तो सेकंड सेल का ईएमएफ निकालते वक्त तो वो जो फर्स्ट सेल का जो वायर है उसमें भी करंट जाएगा, नहीं जाएगा ना, ये पहले कनेक्शन ऐसे था, वहां से काटे हैं ना, उधर से तो रास्ता है ही है, इधर से सर्किट कंप्लीट होगी तब तो करंट जाएगा ना, ऐसे मान लो करंट इसमें तुम कह रहे हो ऐसे तो थोड़ा जाएगा, सा स्केप तो कर दिया उसमें उस तरफ। अरे मत सुनिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ से तक यहाँ से बंद है ना, जब इसका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तब तो करंट जाएगी, करंट जाने के लिए पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जोड़ा है, पूरा नहीं जोड़ा है, तो अब इसको यहाँ से जोड़ दिए तो क्या हो गया, E2 क्या हो गया, E2 फिर मेजर कर लेते हैं x2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर E1 बाई E2 को कंपेयर कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम होता है, दोनों में कट जाता है, x1 बाई x2, और x1 x2 को हम मेजर कर लेते हैं। इस तरह से दो सेल के EMF को हम कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के पहले मेजर करते हैं, तो मेजर करने वाली बात तो आई गई, मेजर करने वाली बात तो आई गई, क्यों, आपको पोटेंशियोमीटर का यूज क्या बताते हैं, टू नो द EMF ऑफ अ सेल, तो नो करेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे, तो नो अगर नो करने के स्टेज से पूछना है तो E1 बराबर x1 इंटू x और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं। ये पहली बात समझ में आई सबको? यस सर। एकदम क्लियर है? Yes, बोलिए एकदम अंदर से Yes, जाना sir. चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए दूसरी बात ये है कि अब इस केस में इन दो रेजिस्टेंसेस को हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है या इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, तो इस केस में प्राइमरी सर्किट वही रहेगी, प्राइमरी सर्किट चारों केस में वही है, ये बात क्लियर है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट वही है। अब क्या करेंगे, अगर हमको इसको निकालना है तो पहले इसको इससे जोड़ेंगे, देखिए पहले 2 को 3 से जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ एक सेल लगी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो तो फ्लो करती रहेगी, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस पार्ट में जो करंट फ्लो कर रही है वो तो फ्लो करती रहेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले इस की को इस की से जोड़ देते हैं, जब इस की को इस की से जोड़ दिए और फिर स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे की और जहां पे इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आया तो क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पहले इस की को 2 की को 1 से जोड़ दिए तो R2 कट गया, R2 कट गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट ये है इससे जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, पहले इसको 2 को 1 से जोड़ दिए। सर R2 कट कैसे गया, मान लीजिए 2 से 1 में गया, फिर 1 से नीचे के राइट साइड मुड़ गया। एक मिनट सुनिए, ऐसा है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट जो है इस स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा हुआ है। जिस समय इसको स्लाइड करते करते इसमें से करंट जीरो हो जाएगा, उस समय इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दो पॉइंट्स के बीच होगा, मेरे कहने का मतलब ये, इन दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है ना। तो करंट हमने इसमें से करंट उसमें नहीं जाएगी, इसकी कुछ भी चेंजेस है, प्राइमरी सर्किट में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, हम जॉकी को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना, और जब करंट जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन इसमें करंट फ्लो करती रहेगी क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी है, सर्किट कंप्लीट है, 2 रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगी है, सर्किट कंप्लीट है, 2 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो करती रहेगी, समझ आया बेटा? यस सर। तो अब देखिए पहले केस में जब ये बैलेंस हुआ तो अगर इसकी करंट I थी तो IR1 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, मान लीजिए x1 है, x1 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लीजिए P है, मान लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट P है, ठीक है ना। पहले केस पहली बार जब यहाँ इसको इससे कनेक्ट करने के बाद ये जब बैलेंस हुआ तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रही थी, I पहले भी फ्लो करेगी, I बाद में I फ्लो करती रहेगी, क्योंकि ये सर्किट इस सर्किट से कुछ रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है ना, ये सर्किट डिफरेंट है, इस सर्किट में एक लोड लगा है, 2 रेजिस्टेंस लगे हैं और क्लोज सर्किट है, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो पहले जब इस पार से इस पार को बैलेंस करते हैं तो IR1 इज इक्वल टू x1 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, x1 ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, बात समझ में आ गई। और दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इससे जोड़ देते हैं, और जब इससे जोड़ देते हैं तो इन दोनों एंड से ये 2 पॉइंट जुड़े हैं, इस एंड से ये पॉइंट जुड़ा है, इस एंड से ये पॉइंट जुड़ा है, इस एंड से ये पॉइंट जुड़ा है, इस एंड से ये पॉइंट,
तो दूसरे केस में आई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मान लो x2 पे बैलेंस होता है तो x2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आता है। x1 x2 हम मेजर कर लेते हैं, x1 x2 क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब पहले से दूसरे का रेशियो लेते हैं तो i कट जाता है, पहले से दूसरे का रेशियो लेते हैं तो i कट जाता है, और इस तरीके से हो जाता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कट गया x2 बाई x1, और x2 बाई x1 हमको पता होता है, हम मेजर कर लेते हैं भाई x2 बाई x1 हम इससे मेजर किए हैं, बात समझ में आ गई। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस R2 बाई R1, 1 को उधर ले जाएंगे और R2 बाई R1 दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है ना। यस सर। 1 इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस R2 बाई R1 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा टाइम बहुत कम रहता है ना, तो कम से कम 40-45 मिनट में उसको समझाने लगेगा, 1 घंटे में समझाने लगेगा कायदे से, अच्छे से, धीरे धीरे। क्योंकि ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी बहुत खराब नहीं है, ठीक है ना। एक बार वीडियो देख लीजिए दोबारा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस R2 बाई R1 हो जाएगा, तो 1 को उधर ले आएंगे तो R2 बाई R1 का रेशियो आ गया ना, तो दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो आ गया। समझ में आया बेटा? हम पूछेंगे बाद में, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी हम टेस्ट लेंगे तो पूछेंगे, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, उनको पूछे हम बताए हैं, और सबसे पूछेंगे। 100% रिस्पॉन्स हमको चाहिए। आप वीडियो 4 बार देखिए, एक बार में नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम खुद से जस्टिफाई करेंगे, बताओ ये कैसे है, वो कैसे है, इसको दिख कराइएगा, है ना। जल्दी टेस्ट लेंगे हम, तो सब कैसे संडे को लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस R2 बाई R1 बराबर दिस, ठीक है। तो इस तरह से R2 बाई R1 दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकल गया, ठीक है, रेशियो निकल गया। तो ये दो सर्किट समझ में आ गया, कैसे दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करते हैं, कैसे दो सेल्स का, कैसे दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कंपेयर करते हैं, निकालते हैं, कैसे एक सेल का ईएमएफ निकालते हैं। ये दो बातें समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, एक बात, एक डिस्कशन और इसके अंदर होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, आई बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई L, ठीक है ना। V बाई L पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन L, ये होता है। यस सर। I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इसको कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर इसको कहते हैं, I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बाई L, ठीक है ना। तो एक छोटी मोटी बात आपके क्वेश्चन मिनी नोट में अक्सर छोटा मोटा पूछ लेता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा, रो L बाई A, क्या होगा, रो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा, रो L कट जाएगा, L नीचे ऊपर कट जाएगा ना, बाई A। तो पूछता है कि रेडियस ऑफ द वायर से कैसे किस तरह से डिपेंडेंट है। तो रेडियस ऑफ द वायर के स्क्वायर से एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी छोटी मोटी बातें हैं, इस तरह की बातें आप खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हर बात बताई ही जाए, तो आप आगे पीछे कर लेंगे ना। आपसे बोलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट रेडियस ऑफ वायर पे कैसे डिपेंडेंट है, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, वो तो हो जाता है, हो जाएगा ना। यस सर। तो ठीक है, इसके बाद ये मान लीजिए 5-7 मिनट बाद चले जाएंगे हम लोग। पास्ट 10 ईयर जो आप ला रहे हो तेज पढ़िएगा, एकदम स्पीड में पढ़िएगा, यस सर, ठीक है ना। हम लोग उसको 8-10 सवाल मार देते हैं, फिर आप चले जाइए, ठीक है ना। फिर हो नहीं पाएगा इस तरीके से, है ना। बहुत मतलब कम से कम सवा घंटा तो डेली एट एन एवरेज पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, अगर मान लीजिए 3 दिन पढ़ रहा है, संडे को लंबा पढ़ के बात बराबर हो सकती है, बात समझ में आई ना। यस सर। अच्छा, अब देखिए इतनी बात हो गई, ये दो चीज मैंने समझा दिया, और ये छोटे मोटे डिस्कशन आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर बेटा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं एक छोटा सा और पोटेंशियोमीटर का यूज बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए इसको। ये हाँ बस 2 मिनट रुकिए। ये है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को कैसे निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को पोटेंशियोमीटर की मदद से कैसे निकालेंगे, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर ऑपरेटर से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल जो होता है, आप जानते हैं वो क्या होता है, V = E - IR। E - IR होता है बेटा, E - IR। तो अब इसको जब आप करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है, E - V/I। यस सर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E - V/I। और I को आप क्या कह सकते हैं, V/R।
आई को V बाई आर कर सकते, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर सकते हैं ना, यस सर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को आप कह सकते हैं E माइनस V अपॉन V इंटू आर। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है? नो सर, कट गया। हाँ ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को आप ऐसे भी कर सकते हैं E माइनस V अपॉन V इंटू आर कर सकते हैं। Yes, यहाँ तक की बात में कोई समस्या नहीं है, नो सर। एकदम स्पष्ट है। यस सर। हाँ देखिए, तो उसके बाद देखिए ये इतना इजी भी नहीं है पोटेंशियोमीटर, जितना इजी आप समझ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे ही कठिन होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझने के लेवल पे, क्वेश्चन इसकी इजी। और सर्किट वर्किट जो आपने फटाफट समझे ना, सेल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बड़ा मजा आया क्लास 9 के अंदर। सवाल लगाइएगा अच्छे देखिएगा, उसमें सवाल में दिक्कत करेगा। यस सर। वहाँ प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत करेगा। और ये क्या है आपका, ये हो गया E माइनस V अपॉन V इंटू आर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने सेल लगाई, यहाँ एक सेल लगाई, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, यहाँ एक सेल लगाई, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, बात समझ आई? ये सर्किट क्या, एक सेल है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक की है। ये सर्किट प्राइमरी सर्किट तो वही है, एक बड़ी सेल है, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक रोस्टेट है, एक पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आई? ये तो प्राइमरी सर्किट सब में एक ही है, समझ में आई? अब इसमें इस केस में सेकेंडरी सर्किट हमने क्या की, एक सेल लगाई और सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और साथ में यहाँ पर एक स्विच लगाई, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम समझाने जा रहे हैं। पहले केस में क्या किया, की को ओपन कर दिया, की को ओपन कर दिया तो इस पार्ट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, नहीं फ्लो कर रही है ना। और फिर इस जॉकी को आगे पीछे किया और जहां पे ये बैलेंस कर गया उससे हम ईएमएफ निकाल लिया। जब कोई करंट सेल में नहीं फ्लो कर रही है तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उसका ईएमएफ होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं। Yes, जब sir. करंट नहीं फ्लो कर रही है तो पहले इसको क्या किया हमने, ऑफ कर दिया। ऑफ को इस लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि ओपन कर दिया, ओपन सर्किट, ठीक है ना, ओपन कर दिया। ओपन का मतलब क्लोज होता है। यस सर। जो बोलते हैं ओपन कर दिया ना, वो क्लोज का मतलब ऑन कर दिया, ओपन का मतलब ऑफ कर दिया, बात समझे? तो इसको पहले ओपन कर दिया हमने तो इधर से करंट फ्लो करना बंद हो गई। उसके बाद जॉकी को आगे पीछे किया, जॉकी को आगे पीछे किया कि जब ये बैलेंस हो गया, जब ये बैलेंस हो गया तो हमने देख लिया, उस लेंथ को मेजर कर दिया, लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट ईएमएफ दो सेल आ गया। यस सर। तो पहले E की वैल्यू हमको पता लग गई। अब V की वैल्यू पता लग जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पता ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पता ही है, तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल निकल जाए। बात समझ में आ गई? Yes. इंटरनल रेजिस्टेंस यही ना होता है। फिर फिर से बता रहा, सुनिए इस ऑपरेटर्स, खूब ध्यान से सुनिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस ऑपरेटर्स की मदद से जो ये डायग्राम है, सब चारों पोटेंशियोमीटर का ही डायग्राम है। चारों के प्राइमरी सर्किट एक ही हैं, चारों में एक ही तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है। चारों में सेकेंडरी सर्किट के कोई भी चेंजेस प्राइमरी सर्किट को अफेक्ट नहीं कर सकते, चारों केस में, ठीक है ना। अब देखिए इस डायग्राम में, इसमें हमने दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करना सिखाया और ईएमएफ को फाइंड करना सिखाया। यस। इस केस में हमने क्या किया कि दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना सिखाया। यस सर। मैंने बताया ना पोटेंशियोमीटर केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है और भी कई काम करता है। Yes. तो चार काम आपको दिखा रहा है। इस केस में हम आपको दिखा रहे हैं एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस आगे पीछे करेंगे तो E माइनस V अपॉन V इंटू आर हो जाएगा, जहां R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, जहां R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। बात समझ में? अब देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा। अब हमको अगर इस सेल का ईएमएफ पता लग गया है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता लग गया है तो हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। अब हमने किया कैसे, गौर से देखिए। पहले इस की को हमने ओपन कर दिया, यानी यहां से सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी यहां से करंट नहीं फ्लो कर रही है। जब यहां से करंट नहीं फ्लो कर रही है तो हमने इस स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे किया और जब इस स्लाइडिंग जॉकी में लगे हुए गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया। सर जब करंट फ्लो ही नहीं कर रही तो गैल्वेनोमीटर तो जीरो डिफ्लेक्शन शुरू से देगा ना। नहीं बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देगा जब तक पोटेंशियल जैसे मान लीजिए इधर कर देंगे तो इस सेल का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी, समझ रहे हैं?
जब इसको इधर कर देंगे और क्योंकि जब बैटरी ऑफ है, जब वो ओपन है तो कैसे? नहीं देखिए हाँ ठीक है सर, ठीक ये सर्किट तो कंप्लीट हो जा रही है ना। हाँ, ठीक। हाँ समझ में आ गया। तो इसको आगे पीछे करेंगे तो जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा उस समय क्या होगा कि इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी Yes, sir. बात। और इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ मेजर कर लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट टू लेंथ। ठीक है ना, और वही इस सेल का ईएमएफ हो जाएगा। वही जब करंट नहीं फ्लो कर रही है तो वही इस सेल का ईएमएफ हो जाएगा। मान लीजिए ईएमएफ से कम पे इसको ले जाएंगे तो सेल का ईएमएफ ज्यादा, ये पोटेंशियल कम, तो फिर करंट फ्लो करना चाहिए। तो करंट फ्लो करना चाहिए तो उसको आगे पीछे धीरे धीरे करेंगे। जहां देखेंगे जीरो डिफ्लेक्शन हो गया तो वहीं पर पोटेंशियल बैलेंस हो गया। Yes. यानी जिस अगर मान लीजिए x दूरी पे हुआ तो x इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता होगा इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो e की वैल्यू हमको निकल गई पहली बार e की वैल्यू निकल गई। अब दूसरे केस में उसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। दूसरे केस में इसको ऑन कर देंगे यानी कि करंट फ्लो कर रही है। अब जब करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस लगाया वो रेजिस्टेंस हमको पता है, वो रेजिस्टेंस पता है हमको। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है ना, इधर देखो Yes, sir. एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम पिक्चर सारा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। कैसे क्या है बस इसको बस समझ लो, क्वेश्चंस लग जाएंगे। समझ ना, कैसे क्या इतना ही समझ लो, बहुत ज्यादा इसमें दांव पेश नहीं होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको पता है। फिर हमने क्या किया, इस सेल के स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो की। अब जब करंट फ्लो की तो इसके पार्ट का फिर जॉकी को हमने आगे पीछे किया, फिर जॉकी को आगे पीछे किया। अब जॉकी जहां पे बैलेंस होगी वो क्या दिखाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल। अब जॉकी जहां बैलेंस होगी वो क्या दिखाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल यानी V की वैल्यू। और रेजिस्टेंस जो हमने लगाया वो हमको पता ही है, तो हमको तीनों फैक्टर पता लग गए, हम तीनों फैक्टर पुट कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमको निकल आएगा। Yes, sir. बात समझ में आ गई। अब जब 5-7 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात एकदम वैल्यू सिस्टम में आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, एकदम आपको एकदम रिफ्लेक्स में आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को पता लगेगा। समझ में आया? अब लास्ट उपयोग देखिए, लास्ट उपयोग ना भी देखिए तो काम चल जाएगा, बोर्ड वोर्ड में आपके नहीं है ये, ना भी देखिए तो काम चल जाएगा, या एक बार देख भी लीजिए तो भी कोई बुराई नहीं है, कठिन भी नहीं है। इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट को निकालते हैं। क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट को निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको इससे कनेक्ट करते हैं, पहले इसको इससे कनेक्ट करते हैं और इसको आगे पीछे करते हैं तो इस सेल का ईएमएफ निकल जाता है। पहले इसको इससे कनेक्ट करते हैं और आगे पीछे करते हैं तो इस सेल का ईएमएफ निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का डिस्कशन कई बार हो चुका है। Yes, sir. इसको पहले इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्शन छोड़ देते हैं और इसको आगे पीछे करते हैं, जहां बैलेंस होता है इस सेल का ईएमएफ निकल जाता है। ठीक है ना, और वही सेल यहाँ पे लगी हुई है, वही सेल यहाँ लगी हुई है। तो फिर क्या करते हैं कि इसमें एक करंट, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकालना है। फिर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और फिर इसमें से दोबारा क्या करते हैं, दोबारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ईएमएफ पता होता है, ईएमएफ पता होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, वो हमें पता होता है, हमें करंट निकल जाती है। Yes. सर ये आखिरी वाला प्रश्न बता दीजिए। ऐसा है, इसकी मदद से एक सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकालते हैं। ये 3 सेटिंग क्लियर हो गई, ये 3 सेटिंग क्लियर हो गई। पोटेंशियोमीटर क्या है क्लियर हो गया। पोटेंशियोमीटर को रुकिए, इधर देखिए, Yes, sir. Yes. पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर पे क्यों प्रीफर करते हैं क्लियर हो गया। Yes, ठीक है ना? sir. और पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर का बेसिक डिफरेंसेस क्लियर हो गए। Yes, sir. पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं क्या होता है क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है ना, और पोटेंशियोमीटर में कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है रेडियस ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, वो सब क्लियर हो गया। Yes, sir. आपका पोटेंशियोमीटर सब कुछ आपका क्लियर हो गया, बस ये अंतिम बात है, इसके अलावा सब क्लियर हो गया। ठीक है ना, इस अंतिम बात को समझ लीजिए। पोटेंशियोमीटर की मदद से एक सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को भी मेजर करते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर की मदद से एक सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को भी मेजर, कैसे मेजर करते हैं ये समझा, समझ गए। क्या करते हैं कि पहले इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं, पहले इसके बाद कट कर दीजिएगा तुरंत, काफी टाइम हो गया। पहले इसको और इसको कनेक्ट करते हैं, इसको और इसको,
और जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो हम इस सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। इस सेल का क्या निकालते हैं? EMF। पहला काम तो ये, यस सर। वही सेल यहाँ लगाए रहते हैं। फिर उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ। इससे कनेक्ट कर दिया तो ये सेल खत्म हो गई, उसका ईएमएफ निकालना छोड़ दिए, बस हमारा उसको ईएमएफ निकालने हमारा मकसद था, ईएमएफ निकाल छोड़ दिया, वही सेल यहाँ लगाए हैं। अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। रोस्टेट से हम कितना रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं हमको पता है, ठीक है ना। अब फिर ये पार्ट जिस पे बैलेंस हुआ, ये पार्ट जिस पे बैलेंस हुआ उससे इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। और ईएमएफ पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बैलेंस किया ये निकल गया, ईएमएफ पहले निकल चुका है। और कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ये, ईएमएफ तो ऊपर वाले का निकला है। हाँ तो वही से यहाँ लगा देते हैं, जी, वही से। ठीक। तो और उसके बाद क्या करते हैं कि उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, ईएमएफ पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिए, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए वो पता है, ठीक है ना। उसके बाद जितनी करंट फ्लो कर रही है निकल जाता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस। हाँ ठीक है ना। और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन बोर्ड में ए और ए ये 30 मार्क्स कट कर दीजिए।